हाय फोक्स, सो आज बात करेंगे एक बहुत यूनिक कंपनी की। कंपनी का नाम है ईएफसी लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। अब इसका जो स्टॉक प्राइस है उसके अंदर रिसेंटली मूवमेंट आना चालू हुआ है, क्योंकि कंपनी जो है अपने रेवेन्यूज जो है बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज कर रही है। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। मैं तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के बीच में इसका जो है इस कंपनी को क्लासीफाई करूंगा, मोस्टली माइक्रो कैप में ही करूंगा। बट इस कंपनी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देखने मिल रहा है। अब ग्रोथ पोटेंशियल देखने क्यों मिल रहा है मैं पहले वो बता देता हूँ। पहले इस कंपनी का मॉडल समझते हैं। अब ईएफसी ये जो कंपनी है ये कोवर्किंग स्पेस के अंदर है। इसका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है इसको कोवर्किंग स्पेस से आता है। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं, जैसे कि आपके स्टार्टअप्स हो गए, बड़े बड़े कंपनीज हो गए, महिंद्रा, कोफोर्ज या फिर टाटा, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उन सबको उनके लिए एक वर्क स्पेस चाहिए होता है। और जब ये वर्क स्पेस जाकर लीज करते हैं तो लीजिंग का एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, ऐसा कुछ कुछ स्पेसिफिक सा लीजिंग के एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये जो है ज़्यादा देर लीज नहीं कर पाते। और अब यूजुअली छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं। अब हर छोटा स्टार्टअप के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है ना कि वो खुद जाके अपने लिए वर्क स्पेस खरीद ले, लीज पे ले ले 5 साल के लिए, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता है कि ये अभी अगले महीने चलेगा नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है। तो इसके मैक्सिमम जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो इसके लीजिंग वाले जो मैनेज्ड ऑफिस वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर से आते हैं। अब उसके अंदर दो सेगमेंट है, पहला जो है प्रिंट और दूसरा है ईएफसी। अब ये दोनों सेगमेंट से मैक्सिमम रेवेन्यूज़ कुछ 54 से 60% के आसपास रेवेन्यूज़ जो है वो यही सारे सेगमेंट से आते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि अब किसी भी स्टार्टअप को लीज करना होता है ऑफिस, तो खुद जाके लीज नहीं करेगा ना। 5 साल थोड़ी ना कोई स्टार्टअप लीज करेगा, उसे तो यही नहीं पता कि भाई मैं आज चल रहा हूँ कल चल रहा हूँ, करेगा क्या। तो ऐसे स्टार्टअप के लिए ये को वर्किंग कंपनी जो होती है, अब ईएफसी के साथ साथ और दूसरी भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि कोवर्किंग स्पेस के अंदर है। तो ये जो कोवर्किंग कंपनीज होती है ना, ये एक वर्क स्पेस बना के रखती है, ये खुद जाके लीज पे लेती है और ये दूसरे क्लाइंट्स लेके आती है। जैसे कि कोई स्टार्टअप हो गया या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए। अब ईएफसी का जो क्लाइंट बेस है वो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स एडेड है। जैसे कि आप रेड बुल देख सकते हो, महिंद्रा फाइनेंस देख सकते हो, ई कार्ट, एमीवे। इसके साथ साथ ऐसे आप क्लाइंट के नंबर देख लो, इससे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि ईएफसी के साथ एसोसिएटेड है। वो ईएफसी का जो वर्क स्पेस है वो यूज़ कर रहे हैं। और छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह भी होते हैं जो कि इनका वर्क स्पेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कोवर्किंग स्पेस जो है एक बहुत ज़्यादा इमर्जिंग इंडस्ट्री है। क्योंकि अब देखो, वर्किंग स्पेस तो सबको लगती है, सबकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है कि वो सीधा जाके लीज करे या वर्किंग स्पेस खरीद ले। तो इन लोगों को जो है वो रेंट पे कोवर्किंग स्पेस मिलती है। तो ये मतलब उनके एक वर्किंग स्पेस मिल जाती है। तो ये कोवर्किंग कंपनीज जो होती है कोवर्किंग स्पेस वाली, वो यही सारी जो सर्विसेज है इन कंपनीज को प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो बड़े बड़े क्लाइंट्स नहीं होते। मैक्सिमम इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो छोटे बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं। बट इसके साथ साथ कोवर्किंग स्पेस के अंदर एक रिस्क भी आ जाता है कि भाई स्टार्टअप आज चल रहा है तो क्या पता कि इनके कोवर्किंग स्पेस में से इनका कोई क्लाइंट चल जाता है या स्टार्टअप वो बंद हो जाता है, तो इनका क्लाइंट तो चले गया, तो फिर ये लोग क्या करेंगे। तो ये एक रिस्क जो होता है ये बिजनेस के साथ रहता है। तो इसलिए ईएफसी जो है बड़े बड़े क्लाइंट्स को भी टारगेट कर रही है, बड़े बड़े क्लाइंट्स को भी टारगेट करके अपने पास बुला रही है। बोल रही है कि भाई आप हमारे वर्क स्पेस में काम कर सकते हो। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके लिए भी कन्वीनियंट पड़ता है कि उन्हें ज़्यादा देर वर्क स्पेस वगैरह लीज नहीं करना पड़ता है। वो सीधा जाके वहाँ जा सकते हैं, कोवर्किंग स्पेस के अंदर एक ऑफिस वगैरह कुछ रेंट पे ले सकते हैं और फिर उनका जो काम है वो वहाँ स्टार्ट हो सकता है। तो बेसिकली अब इसकी बात करें तो ये कंपनी के अंदर 3 सेगमेंट्स है। पहला जो आपका बिजनेस सेगमेंट है वो है आपका मैनेज ऑफिसेस। दूसरा जो बिजनेस सेगमेंट है वो आपका इंटीरियर डिज़ाइन। अब इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर इनके पास एक ब्रांड आता है जिसका नाम है व्हाइट हिल्स। अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर जितनी भी सारी इंटीरियर वाली चीज़ें होती है उन ऑफिसेस की, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ईएफसी करके देता है। अब ये खुद के जो ऑफिसेस है जो ईएफसी लीज पे लेता है और कोवर्किंग स्पेस के लिए लेंड लेंड करता है वर्किंग स्पेस के लिए कंपनीज को। तो ये सारे का तो इंटीरियर है ये तो व्हाइट हिल से बनाता है। इसके साथ साथ जो दूसरी कंपनीज है, जैसे अब टाटा ने कोई ऑफिस बनाया और उसे अपने ऑफिस का इंटीरियर करवाना है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि कंपनी बिना इंटीरियर के तो ऑफिस बनाएगी नहीं, क्योंकि ऐसे तो ऑफिस चल ही नहीं सकते। तो हर इंटीरियर की तो नीड बहुत ज़्यादा है इंटीरियरिंग की। तो अब बेसिकली क्या होता है कि अगर टाटा को अपने ऑफिस के अंदर इंटीरियरिंग करवाना है तो वो व्हाइट हिल्स को बोल सकता है। व्हाइट हिल्स जो कि एक ईएफसी की कंपनी है, तो ये व्हाइट हिल्स को जाके बोल सकता है। वो बोलेगा कि भाई देखो हमें इंटीरियर वगैरह बनाना है, तो ये मैक्सिमम इंटीरियर वाली सर्विसेज तो प्रोवाइड करते थे। अब बेसिकली इसके पहले क्या होता था कि इंटीरियर के अंदर जो जो फर्नीचर वाली सर्विसेज होती थी, इनकी एक और कंपनी थी ईके डिज़ाइन। अब ईके डिज़ाइन के अंदर ये लोग क्या करते थे कि ये लोग बाहर से फर्नीचर लेते थे और सेल करते थे। बेसिकली ये लोग ट्रेडिंग का काम करते थे, ये इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। बट अब जो है ये लोग खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फर्नीचर वाला जो मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट है, अब ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, जिसके थ्रू इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा और इनका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये फर्नीचर वगैरह खुद बनाएंगे और फिर खुद ही ऑफिस पे लगा देंगे या दूसरी कंपनीज के ऑफिस पे भी लगा देंगे। तो बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ रहेगा और कंपनी के कॉस्ट के अंदर आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने मिल सकता है। फिर उसके बाद बेसिकली बात करें
तो बिग बॉक्स करके एक कंपनी इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर की है। तो अब बिग बॉक्स की बात करें तो बिग बॉक्स, प्रिंट, ईएफसी, वाइट एज, ये ईके डिज़ाइन, ये सारे जो है इस कंपनी के सेगमेंट्स है। अगर आप ईएफसी का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखोगे तो ये 7 सिटीज़ में है। इनके कुछ 2.25 मिलियन एयूएम की स्क्वायर फीट वर्क स्पेस है। बेसिकली ये एक रियल एस्टेट सर्विस कंपनी है, क्योंकि आपको फर्नीचर वगैरह में भी एंटर हो चुकी है, इसके साथ साथ इंटीरियर डिजाइनिंग्स के अंदर भी है, कोवर्किंग स्पेस के अंदर भी। तो बेसिकली आपकी एक रियल एस्टेट सर्विस कंपनी है, और रियल एस्टेट की अभी इंडिया के अंदर अपसाइकिल चल रही है। तो इस कंपनी के अंदर मुझे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने मिल रहा है। अब इसके साथ साथ इसकी वैल्यूएशन भी मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी, जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है। मतलब 195% से कंपनी ने अपने रेवेन्यूज ग्रो किया, मतलब 200% से। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कंपनी जो है बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, नए नए क्लाइंट्स लेकर आ रही है, और ये हमें दिख कर आ रहा है। बट एक बार हम कंपनी के दूसरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के पहले एक बार इन्वेस्टर सेक्शन देख लो, तो आप देखोगे कि इस कंपनी के अंदर जो है होल्डिंग एफआईआईज की थोड़ी जो है वो कम हो रही है, जो कि एक नेगेटिव साइन लगा मुझे। बाकी इसमें पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, बट ये भी बहुत बार होता है। अब जैसे कि आप देखोगे तो पब्लिक के अंदर भी मैक्सिमम आपकी एफआईआईज और डीआईएस की जो होल्डिंग है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लैक हॉक्स, प्रॉपर्टी लिमिटेड, ये सारी जो कंपनीज होती है, ये दूसरी कंपनीज भी लिस्ट। बेसिकली आपका जो फ्री फ्लोट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं है इस कंपनी के साथ, क्योंकि एक अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्री फ्लोट कम होता है, जितनी ज़्यादा आपकी कंपनी पब्लिक के पास कम होती है, उतना ज़्यादा आपकी कंपनी के लिए बेटर होता है, क्योंकि आपकी कंपनी के जो प्रमोटर्स है उस कंपनी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनका स्किन इन द गेम जो होता है वो ज़्यादा होता है। बिना दूसरी बातें किए हुए हम ईएफसी पे आ जाते हैं। अब बेसिकली हम ईएफसी के सेगमेंट रेवेन्यूज़ देखेंगे तो ये ईएफसी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स को नोटिस करोगे तो इनके सेल जो है 5,700 से 10,500 के आसपास चले गए, मतलब डबल के आसपास हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर। फिर इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो एबिटा जो है वो भी डबल हो चुका है। इसके साथ साथ इन्हें जो है ऑपरेटिंग लेवरेज कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5x से इंक्रीज हुआ है। मतलब इनके रेवेन्यूज 2x से इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5x से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब पहले ये जो कंपनी थी ये पहले तो जो है लॉस में थी। अब ये जो कंपनी है अभी रिसेंटली प्रॉफिट में आई है। पहले मतलब FY23 के अंदर इनका नेट प्रॉफिट कुछ 4 करोड़ के आसपास था, बट अब कंपनी जो है 76 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में आ चुकी है। इनका ईपीएस भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है, और बेसिकली इसके पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं था। अब कंपनी के पास कैपिटल भी, अब कंपनी एक्सपांड भी कर रही है, गाइडेंस भी बहुत अच्छे दे रही है। ईएफसी की बात करोगे तो आप, फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनका रेंटल इनकम ब्रेकअप, स्पेस वर्सेस एसेट्स का आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये सारे जो है ये इनके कस्टमर्स है, बड़े बड़े बहुत सारे ब्रांड्स आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिख रहेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि इनके टोटल 3 वर्टिकल्स है। अब लीजिंग वाला जो इनका वर्टिकल है, इनसे इसके मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं। ये इनकी कुछ लीजिंग साइड से कोवर्किंग स्पेस है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ का इंटीरियर वगैरह भी ईएफसी मैक्सिमम ट्राई करता है, ये अपनी जो खुद की कंपनी है वाइट हेल्स उसके थ्रू ही करवाए। फिर इसके साथ साथ अब इन्होंने रिसेंटली और नए साइट्स खोले, 3 साइट्स इन हैदराबाद। अब ये बेसिकली आप सोच रहे होगे कि ये कोवर्किंग की जो स्पेसेस होती है, ये ईएफसी करता क्या है, ये जाके खुद जाके लीज करता है वो स्पेसेस या खुद जाके खरीदता है। बेसिकली ईएफसी की जो मैक्सिमम कोवर्किंग स्पेसेस है वो ईएफसी लीज करता है, और जो दूसरी कोवर्किंग स्पेसेस है, मतलब जहाँ उन्हें अच्छी बेटर डील मिल रही है रियल एस्टेट पे, जहाँ की रियल एस्टेट का प्राइस भी कम है, तो वहाँ हो सकता है, चांसेस है कि ईएफसी उस जगह को खरीद ले जाकर और फिर वहाँ वो रेंट आउट कर दे, कोवर्किंग स्पेस बना दे उसे। बट ऐसे तो यूजुअली मैक्सिमम जो प्लेसेस है वो लीज्ड ही होती है। फिर उसके बाद बात करें तो अभी इन्होंने कोफोर्ज के साथ भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, टीसीएस के साथ भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, और अब इन्होंने रिसेंटली, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्नीचर के अंदर अभी एंटर हुए हैं ये। अब ये कंपनी जो है इसको लिस्ट होकर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे ये कंपनी कब लिस्ट हुई है, तो ये कंपनी बस अभी 2014 में ही लिस्ट हुई है। बट इसके जो मेन ऑपरेशंस है, मुझे तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मेन जो ऑपरेशन है इस कंपनी के वो 2022 में स्टार्ट हुआ है। फर्नीचर की जो इनकी फैसिलिटी है वो 3 एकर्स की जो है फैसिलिटी है इनकी कंपनी की, और 200+ कंपनी के पास वर्कफोर्स है। अब ये फर्नीचर की फैक्ट्री से इनका जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, जिसकी वजह से इनके जो फर्नीचर पे मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि एक कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। और इसके साथ साथ आप ओवरऑल देख सकते हो कि ऑपरेटिंग लेवरेज पे भी अच्छा खासा इफेक्ट देगा कंपनी के ऊपर। और इसके साथ साथ एक बार ईएफसी की दूसरी बात करें तो ईएफसी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने गाइडेंस भी बहुत अच्छा खासा दिया है। जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि फर्नीचर से ये लोग कुछ 50 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। और फिर इसके साथ साथ ईएफसी का जो मैनेजमेंट है उसने बोला है कि हम हमारे जो रेवेन्यूज़ है वो 100% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज करेंगे, और 110% गारंटीड है कि इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ग्रोथ रहेगा वो इस कंपनी से, मतलब अगर आप नॉर्मली कंपेयर करोगे तो ज़्यादा ही रहेगा। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ इनका इंटरेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा पे कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास बहुत हैवी डेट है, कंपनी के पास डेट है मैं जानता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो कंपनीज इंटरेस्ट पे कर रही है वो लीजेस के लिए होता है, क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम कंपनीज है वो लीज्ड है।
तो ये सारी जो बातें, अब कंपनी जो है अपना खुद का रीट भी लॉन्च कर रही है ईएफसी। अब ईएफसी रीट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहाँ की बहुत लोग आते हैं, वो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उसी तरीके से रियल एस्टेट का जो म्यूचुअल फंड होता है उसे हम रीट बोल सकते हैं। तो कंपनी अभी खुद का रीट भी लॉन्च कर रही है। तो इस तरीके से कंपनी के अंदर डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे ये कंपनी बहुत अट्रैक्टिव लगी और ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इंडिया के अंदर एकदम इमर्जिंग स्पेस है। और इसके साथ साथ हर एक कंपनी को वर्क स्पेस चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो सकती है। दे नीड अ वर्क स्पेस टू वर्क प्रॉपरली। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैंडेटरी है किसी भी कंपनी के लिए। और इंडिया के अंदर रियल एस्टेट का बूम भी चल रहा है, साइकिल भी अप साइकिल के अंदर चल रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मतलब ईएफसी, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक रियल एस्टेट का साइकिल चल रहा है इस कंपनी के अंदर मतलब इस सेक्टर के अंदर, तो बेसिकली तब तक ये जो कंपनी है ये बेटर परफॉर्म करेगी। तो ईएफसी के बारे में बस इतना ही रखते हैं। एक बार वैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन आप किसी भी स्टॉक में जब एंटर करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुझे कोवर्किंग स्पेस के अंदर कोई और कंपनी जो लिस्टेड है उसका नाम याद नहीं आ रहा है। एक और कंपनी जो थी कोवर्किंग स्पेस के अंदर लिस्टेड थी, नहीं उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और ईएफसी और उस कंपनी को कंपैरिजन करूंगा। बट वो जो कंपनी है बहुत छोटी है मेरे हिसाब से, 200 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो वो जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बट ऐसे तो ईएफसी जो है अगर आप देखोगे तो मुझे तो ईएफसी बड़ी एक अट्रैक्टिव सी बेट लगी। ईएफसी के पास अगर आप देखोगे तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर भी ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, फर्नीचर के अंदर भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के चांसेस अच्छे हैं। तो आपका जो ईपीएस है वो भी फास्ट पेस के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर इंक्रीज देखने में मिल सकता है। अगर हम रेवेन्यूज़ को ईयर ऑन ईयर अगर डबल इंक्रीज़ करें और ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंसिडर करें इस कंपनी को, तो इस कंपनी का ईपीएस कुछ 22 के आसपास जा सकता है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी खासी पॉजिटिव बात है। मतलब अब देखते हैं कि ऐसी जो कंपनीज होती है, माइक्रो कैप कंपनी है, इसके मैनेजमेंट पे हम डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो होते हैं हम बिजनेस नहीं चला रहे होते। तो इस ऐसी जो कंपनीज होती है उन्हें कॉन्स्टेंट ट्रैक करना पड़ता है। तो ऐसी कंपनी इसके साथ करना क्या चाहिए, अगर आपको कोई भी कंपनी अच्छी लगती है। अब ये जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं छोटा सा कैपिटल एलोकेट कर सकता हूँ इस कंपनी के अंदर और फिर सोच सकता हूँ कि मुझे इस कंपनी के साथ क्या करना है। मतलब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इस कंपनी को और कैपिटल के साथ रिवॉर्ड करूँगा, और अगर कंपनी खराब परफॉर्म करेगी तो कैपिटल रिड्यूस करते रहूँगा कंपनी के साथ। और ऐसे जो कुछ स्टॉक्स है, अगर आप सोच रहे होगे कि यार रिजल्ट तक वेट करेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इस स्टॉक को 30x भी 30 ऊपर 30% से में भी बाय कर रहा हूँ, मतलब अगर 476 है आप इसके ऊपर 30% लगा के भी अगर स्टॉक का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये बहुत छोटे माइक्रो कैप की कंपनी है। अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, मैनेजमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा है, तो भाई कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी ना, कंपनी के अंदर तो ना दिक्कत आएगा। तो ऐसी जो कंपनी से आराम से 10x रिटर्न दे सकती है अगर अच्छे से एग्जीक्यूशन किया जाए तो। मैं तो इतना ज़्यादा गड़बड़ करके इस कंपनी के अंदर एंटर नहीं करूँगा। मुझे अभी कंपनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, बट मैं इस कंपनी को ट्रैक करता रहूँगा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।